नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। उत्तर प्रदेश सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो काफी सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अमानवीय और अवैध करार दिया है। मंगलवार को पीड़ित याचिकाकर्ताओं की अर्जी पर जब सुनवाई कर रहा था सुप्रीम कोर्ट, तो उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घर गिराने की प्रक्रिया जो है वो असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये पूरा का पूरा जो बुलडोजर शासन का फैसला है, ये अंतर आत्मा को झकझोरने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की पीठ ने जो है वो कहा है कि किसी के भी घर को गिराना या गिराने की जो कार्यवाही है वो अनुचित है। पीठ ने यह भी कहा कि देश में कानून का शासन है और नागरिकों के आवासीय ढांचे को इस तरह से नहीं गिराया जा सकता। इसके अलावा एक तस्वीर अगर आप देखें, जिस तस्वीर को बड़े ध्यान से अगर आप देख रहे होंगे, तो आपके दिमाग में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक कथन गूंज रहा होगा। जो कथन है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और इस वीडियो में इसी कथन को चरितार्थ किया है मात्र 8 साल की इस बच्ची ने। मामले को समझने के लिए हमें आज से 4 साल पहले चलना होगा और इसके लिए हमें प्रयागराज चलना होगा। प्रयागराज प्रशासन ने दोस्तों 2021 में अगर हम बात करें, तो गैंगस्टर अतीक के प्रॉपर्टी को समझकर कई वकील, प्रोफेसर और अन्य लोगों के मकान जो हैं वो गिरा दिए। आज के न्यूज को कई सारे समाचार पत्रों ने जो है वो कवर भी किया है, जैसे कि इंडिया टुडे लिख रहा है कि शॉक्स अवर कॉन्साइंसेस, कोर्ट रैप्स यूपी ओवर डिमोलिशन ऑर्डर ऑफ ₹10 लाख कंपनसेशन। ईटीवी भारत, इसके अलावा अन्य समाचार पत्रों ने भी जो है इसके ऊपर अपने लेख लिखे हैं। इंडिया टुडे लिखता है, शॉकिंग कोर्ट रैप्स यूपी ओवर डिमोलाइजेशन ऑर्डर ऑफ ₹10 लाख कंपनसेशन। सुप्रीम कोर्ट पॉइंटेड आउट दैट द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट वाज बीइंग ऑर्डर्ड टू पे कंपनसेशन कंसीडरिंग द इनह्यूमन और इलीगल मैनर, यानी कि अमानवीय है और वैध जो है वो नियम के हिसाब से नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट में जब याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर की, तो उन्होंने कहा कि उनके जो मकान तोड़े गए हैं, यह मकान तोड़ना जो है वो असंवैधानिक है, गैर कानूनी है और इसको लेकर वो पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट जा चुके थे, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट में इनकी याचिका को ठुकरा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पीडीए को, जो पहले ईडीए यानी कि इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जानी जाती थी, उसको आदेश दिया गया है कि जिनके भी मकान गिराए हैं, जिन 6 लोगों के मकान गिराए हैं, उनको आने वाले 6 सप्ताह के भीतर 10-10 लाख रुपए जो है वो मुआवजा देंगे। आप देख रहे होंगे, यहां लिखा है, द कोर्ट ऑर्डर्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू पे a lawyer, a professor, and 2 women whose residential structure located in a compound in Lukarganj, Prayagraj, were demolished in 2021। ठीक है ना, उनको 10 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को जो है वो मुआवजा देने के बारे में बात की। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो 24 तारीख की इस घटना को भी जो है वो संज्ञान लिया है, जिस घटना की तस्वीर या वीडियो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। ये घटना जो है ये उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर का है, जहां 24 मार्च को जो है वो अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान झोपड़ियों को बुलडोजर के माध्यम से गिरा दिया गया और दूसरी तरफ एक 8 साल की बच्ची किताब लेकर भाग रही है और इसको देखकर जो है वो सभी शॉक्ड है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये भैया हम शॉक्ड हैं, क्या हो रहा है। अब क्यों इलाहाबाद में ये चलाया गया, क्यों इलाहाबाद में ये घर गिराया गया, इसके पीछे अगर हम जाएं, तो ये तस्वीर जो आपको मैदान दिख रहा है दोस्तों, ये कभी यहाँ घर हुआ करता था, लेकिन बुलडोजर से गिराकर इन सबको जो है मैदान कर कहा जाता है कि यह मैदान जो है वो गैंगस्टर अतीक अहमद का था और इसी को ध्यान में रखते हुए पीडीए ने जो है, यानी कि प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो है इसे गिरा दिया। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गया, क्योंकि हाई कोर्ट जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो याचिका को खारिज कर दिया, तो लोग सुप्रीम कोर्ट गए। और जब सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वह नोटिस जारी किया गया, किसको, उत्तर प्रदेश सरकार को, कि क्यों इस प्रकार से जो है वो किसी का घर गिराया गया। और उन्होंने ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आप किसी को नोटिस जारी कर रहे हैं, तो क्या आपने उनके घर में मात्र नोटिस चिपका दिया तो इससे काम हो गया? आपने स्पीड पोस्ट, कुरियर या रजिस्ट्री डाक का प्रयोग जो है क्यों नहीं किया? और इस तरह के नोटिस किसी के घर पर चिपका के आपने उनको कितना समय दिया? आपने तोड़-फोड़ करने से पहले कितना समय लिया? इन सारी चीजों के ऊपर जो है वो सवाल पूछा गया और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से यह भी पूछा कि आपका जो ये पूरा का पूरा कृत्य है, क्या ये अत्याचार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है?
आइए और भी हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्या है या बुलडोजर एक्शन से पहले क्या-क्या होना होता है। तो बुलडोजर एक्शन से पहले अगर हम बात करें तो 15 दिन का जो है वो समय दिया जाता है और अगर नाफरमानी पर जिम्मेदार अधिकारियों को कहा गया है कि वो जो है वो क्या देंगे, खर्च देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्या है? तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पहले आप सो कॉज नोटिस जारी कीजिए। सो कॉज नोटिस दिए बिना कोई भी तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। डाक के जरिए प्रॉपर्टी के मालिक को नोटिस भेजा जाएगा और प्रॉपर्टी के दीवार पर वही नोटिस चिपकाया जाएगा। नोटिस भेजने के 15 दिन का जो है वो समय लिया गया है, क्योंकि हो सकता है कि डाक के माध्यम से 15 दिन लग जाए नोटिस रिसीव होने में। इसकी जानकारी कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी दिया जाना है। इसके बाद कार्यवाही पर नजर रखने के लिए नोडल अधिकारी जो है वो तय किए जाएंगे। इस पूरी प्रोसेस के लिए एक डिजिटल पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें कार्रवाई का नोटिस और ऑर्डर जो है वो अपलोड करना होगा। व्यक्तिगत सुनवाई की बात हुई है, यानी कि प्रॉपर्टी मालिक की बातें और तर्क तय अधिकारी सुनेंगे और उसकी रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। इसके बाद फाइनल ऑर्डर जारी किया जाएगा जिसमें प्रॉपर्टी गिराने या ना गिराने की वजह शामिल होगी। फाइनल ऑर्डर जारी होने के 15 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी ताकि प्रॉपर्टी मालिक खुद उसे गिरा सके या हटा सके। इस दौरान प्रॉपर्टी मालिक फाइनल ऑर्डर के खिलाफ जो है वह अपील भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी गिराने का जो प्रोसेस है वो क्या होगा कि अगर प्रॉपर्टी मालिक की ओर से ऑर्डर पर स्टे नहीं लगाया जाता तब बुलडोजर एक्शन लिया जा सकता है। प्रॉपर्टी गिराने की वीडियोग्राफी की जाएगी। इस पूरे प्रोसेस को रिकॉर्ड किया जाएगा जिसे म्युनिसिपल कमिश्नर को सौंपा जाएगा और इसे डिजिटल पोर्टल पर भी जो है वो अपलोड किया जाएगा। ये सारी प्रक्रियाएं हैं। गाइडलाइंस की अवमानना अगर हो रही है तो क्या-क्या एक्शन लिया जा सकता है? अगर प्रॉपर्टी गिराने की प्रोसेस में गाइडलाइन में चूक हुई तो कोर्ट की अवमानना का है जो है वो केस चलाया जाएगा। गिराई गई प्रॉपर्टी को दोबारा बनवाने और मुआवजों का खर्च की जिम्मेदारी जो है वो अधिकारी के जेब के ऊपर डाली जाएगी। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमने कहा कि याचिका जो है वो खारिज कर दी गई। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब याचिका दी गई थी तो उसमें राज्य सरकार ने एक बयान दिया था और राज्य सरकार ने कहा था कि जिस भूमि के ऊपर निर्माण को तोड़ा गया है वह भूमि नजूल की भूमि है और उसे सार्वजनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाना था। 1906 से 1996 तक जो है इस भूमि को लीज पर दिया गया था और याचिकाकर्ताओं ने लीज होल्ड को फ्री होल्ड करने का आवेदन दिया था और उस आवेदन को 2015 और 2019 में 2 बार जो है वो खारिज किया जा चुका था और उसके बाद अवैध कब्जे के रूप में जो निर्माण था उसे जो है वो बुलडोजर से गिरा दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट का जब ये फैसला आया तो अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है और अखिलेश यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश स्वागत योग्य है। प्रयागराज में 2021 में हुए बुलडोजर एक्शन पर सभी 5 याचिकाकर्ताओं को प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा 10-10 लाख रुपया मुआवजा दिया गया है। इस मामले में कोर्ट ने नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर मकान गिरा देने की कार्यवाही को अवैध घोषित किया है। सच तो यह है कि घर केवल पैसों से नहीं बनता, ना ही उसके टूटने का जख्म सिर्फ पैसों से भरा जा सकता है। परिवार वालों के लिए घर एक भावना का नाम है। उसके टूटने पर जो भावनाएं आहत होती हैं उनका ना तो कोई मुआवजा होता है ना कोई उसकी पूर्ति कर सकता है। परिवार वाला कहे आज का। और बाकी इन्होंने अपना जो पार्टी का जो टैगलाइन है आज का, है ना, इनका जो चल रहा है उस टैगलाइन को दिया है। लेकिन दोस्तों हमें एक चीज और भी ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर एक्शन क्यों लिया और क्यों याचिकाकर्ता पहले हाई कोर्ट गए फिर सुप्रीम कोर्ट गए। दोस्तों अगर हम बात करें आश्रय का अधिकार यानी कि राइट टू शेल्टर के बारे में, तो राइट टू शेल्टर हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है और आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत आप मौलिक अधिकार के हनन पर हाई कोर्ट 226 और सुप्रीम कोर्ट यानी कि आर्टिकल 32 के तहत आप दरवाजा खटखटा सकते हैं। और जब हम एक अच्छे जीवन जीने के अधिकार के बारे में बात करते हैं तो हमारे जीवन जीने के लिए आवश्यकता किस चीज की है? तो राइट टू मेडिकल केयर, राइट टू फूड, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, राइट टू एजुकेशन और राइट टू शेल्टर। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो एक बेहतर जीवन जीने के लिए अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो भी चर्चाएं की गई हैं उन चर्चाओं में राइट 21 जो है इसमें आश्रय का अधिकार यानी कि राइट टू शेल्टर के बारे में भी बात किया गया है। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत यह मान्यता है कि जो जीवन के अधिकार के बारे में जब हम बात करते हैं, जीवन के अधिकार की गारंटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें आश्रय का अधिकार जो है वो बेहतर जीवन के अधिकार का एक भाग है और साथ में ही अगर किसी के आश्रय को तोड़ा जाता है तो ना केवल उसके जीवन के अधिकार का ही हनन होता है,
परंतु साथ-साथ उसकी गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार को भी जो है वो नुकसान पहुँचाया जाता है। अब इसको लेकर अगर हम बात करें तो आश्रय का अर्थ क्या है? तो आश्रय का अर्थ है कि किसी के ऊपर केवल छत ना हो, बल्कि उस व्यक्ति की अपनी गोपनीयता हो, एक सुरक्षित स्थान हो, वहाँ प्रकाश की व्यवस्था हो, वहाँ वेंटिलेशन हो, वहाँ बुनियादी ढाँचा हो और कुल मिलाकर अगर हम बात करें, तो सामाजिक सुविधाओं का जो है उसके निकट होना बहुत ही आवश्यक है। तो एक तरह से हम राइट टू शेल्टर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि घरों को तोड़ दिया जा रहा है, किसी के भी घर को बुलडोज़र चला दिया जा रहा है, वो कहीं न कहीं मौलिक अधिकारों का हनन के रूप में भी देख रहे हैं। अगर हम एथिकल बात करें, अगर हम नैतिकता के आधार पर अगर हम बात करें, तो हर व्यक्ति का सुरक्षित घर का अधिकार जो है, वो उसका मौलिक अधिकार तो है ही। लेकिन साथ-साथ में अगर हम बात करें, तो एक नैतिक अधिकार भी जो है कि किसी के घर से किसी को बेदखल ना किया जाए। खासकर अगर हम बात करें, तो हाशिए पे पड़ा हुआ बहुत सारा समाज जो है, अगर जिसमें कि हम बात करें गरीब हो, विकलांग हो, बुजुर्ग हो, तो उनको बेहतर घर जो है वो दिया जाना चाहिए और साथ-साथ में अगर कभी हो सके तो आवास की सहायता या आवास का समाधान भी उसको दिया जाए। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले बहुत सारे केसेस पे अपने सुनवाई कर चुके हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो आपको 1985 का केस दिखेगा। ये सारी चीजें केस स्टडीज को मैं साथ में इसलिए लेकर जोड़ा हूं क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार के जो है वो ऑर्डर दिए हैं। 1985 की अगर हम बात करें तो आपकी स्क्रीन पर ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये दिख रहा है। ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम 1985 का फैसला था जिसमें झुग्गी वासियों ने वैकल्पिक आवास के बिना बेदखली के खिलाफ जो है वो पीआईएल यानी कि जनहित याचिका जो है वो दायर की थी जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बेदखली आजीविका के अधिकार का जो है वो उल्लंघन करता है और आजीविका का जब तक पर्याप्त साधन सुनिश्चित ना हो जाए तब तक किसी भी व्यक्ति को उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है और ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो उनको आजीविका के साधन मुहैया कराए। इसके अलावा अगर हम अगला देखें तो 1986 का एक केस दिख रहा है जो कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस बसंती बाई खेतान का एक केस नजर आ रहा है। अब इस केस के बारे में अगर हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय ने भूमि सीलिंग कानून को बरकरार लिखा लेकिन साथ साथ में इन्होंने ये भी कहा कि पुनर्वास और पुनर्स्थापना प्रदान करना जो है वो राज्य सरकार की जो है वो जिम्मेदारी है। इसके अलावा अगर हम एक और केस देखें जिसमें सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बारे में बात करें तो 1995 का ये केस दिख रहा है जो कि चमेली सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य का केस दिख रहा है जिसमें न्यायमूर्ति रामास्वामी जो है उन्होंने आर्टिकल 21 के तहत आश्रय के अधिकार और अनुच्छेद 19 वन ई के तहत अगर हम बात करें तो निवास के अधिकार को जो है वो मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की थी। इसके अलावा एक और केस अगर हम बात करें 1996 का ही केस है अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस अहमद सिंह और गुलाब सिंह का ये केस देखने को मिल रहा है जिसमें न्यायालय ने फुटपाथ पर रहने वाले को इस शर्त पर बेदखल करने की अनुमति दी कि अगर आप फुटपाथ पर से किसी को हटाते हैं तो उनके लिए वैकल्पिक आवास भी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी जो है वो राज्य की होगी। इसके अलावा एक और केस है जो कि आपका सुदामा सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 2010 का केस है जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया था कि किसी को भी अगर आप बेदखल कर रहे हैं तो उसके लिए पर्याप्त मुआवजा जो है वो आपको देना ही होगा और साथ साथ में वैकल्पिक आवास का भी जो है वो आपको सुविधा प्रदान कराना होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो सरकार का ये कर्तव्य भी है और सरकार इसको लेकर कई सारी पहल भी है, सरकार की कई सारी योजनाएं भी हैं जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, राष्ट्रीय शहरी आवास निधि करके जो है वो सरकार की स्कीम चलती है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन चलता है, दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन चलता है, स्लम पुनर्वास प्राधिकरण जैसे कई सारी योजनाएं जो हैं वो राज्य सरकार जो है वो आवास को लेकर या केंद्र सरकार जो है आवास को लेकर चलती है। तो दोस्तों ये टॉपिक आप लोगों के लिए था आज का जिसमें कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार का जो बुलडोजर चल रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन पर भी चर्चा किया। हमने ये भी चर्चा किया कि किस प्रकार से एक बेहतर आवास का अधिकार या राइट टू शेल्टर जो है वो हमारा मौलिक अधिकार है और इस मौलिक अधिकार को अगर आपसे छीना जाता है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। राज्य की कैसे जिम्मेदारी होगी कि अगर किसी व्यक्ति को उस स्थान से
हटाया जाता है तो उसको पुनर्वास दिया जाए, उसको मुआवजा प्रदान किया जाए, उसको आवास भी प्रदान किया जाए, और सरकार के द्वारा कई सारी योजनाएं जो है उसका भी हमने जिक्र किया। यह टॉपिक अगर हम बात करें दोस्तों तो यह पॉलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यह टॉपिक अगर हम बात करें तो एथिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यह टॉपिक जो है वो गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताएं, और कहां से आप जुड़े हुए हैं कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहाँ आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। और दोस्तों, करंट अफेयर्स के बहुत सारे वीडियो जो हैं वो आपको जो है वो प्लेलिस्ट में दिखेंगे, तो आप समय निकाल के सारे वीडियोस को जो है वो देख लीजिए, अपने विचारों को भी हम तक पहुंचाएं। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।